अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में अपने बात करते हैं मुख्तलिफ़ हवालों से, मुख्तलिफ़ मामलात मौज़ूआत पर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। मामलात चाहे मईशत के हवाले से हों, हालात हासरा के हों या समाजी मसाइल हों, कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए बात करें। और प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा कुछ हमने तरतीब दिया है कि 2 सेगमेंट्स इसमें हमने मख्तस किए हैं, जिसमें से पहला जो हमारा सेगमेंट होता है उसमें हम बात करते हैं समाजी मसाइल के हवाले से और दीगर मामलात पर, और दूसरे हिस्से में ख़ास तौर पर बात की जाती है आपके सेहत के हवाले से जो मामलात हैं। बहरहाल प्रोग्राम क्योंकि थोड़ा ताख़ीर से शुरू हुआ है, वक्त मेरे पास कम होगा, तो कोशिश करूँगा जो मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं उनसे हम बात करें। ख़ास तौर पर आजकल जो मौजू ज़ेर बहस है वो बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत सारे सवालात इस हवाले से मौसूल हो रहे हैं। हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि जिस तरह हम जिस्मानी बीमारियों के हवाले से आपसे बात करते हैं, उस तरह से जो नफ्सियाती मसाइल हैं उसके हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। और बहुत सारे सवालात हमें मौसूल हो रहे हैं इस हवाले से, तो हमारी कोशिश है कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए थोड़ी सी लोगों में ये आगाही भी पहुँचाई जाए कि नफ्सियाती मामलात, इसकी ख़राबी का मामला किसी के साथ भी हो सकता है और इसका इलाज भी यकीनन मुमकिन है, और बस औक़ात बहुत ही इसका आसान इलाज होता है, लेकिन क्योंकि हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते, इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल पेचीदा हो जाते हैं, और इसके साथ साथ फिर बहुत सारे और जो समाजी दीगर मसाइल हैं वो भी जन्म लेते हैं। मैं आज जो मौजूद मेहमान हैं, सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर वैस हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और डॉक्टर वैस फ्राइडे के दिन हमारे साथ होते हैं, ख़ास तौर पे हम जो नफ्सियाती मसाइल हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो डॉक्टर वैस को सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा। दोनों मौजूद मेहमान डॉक्टर शफ़ीक और डॉक्टर वैस यहाँ पे मौजूद हैं, दोनों को वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। डॉक्टर साहब, बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इस हवाले से आ रहे हैं। हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है, किस तरह, जैसे लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स जो हैं वो क्या काम करते हैं, और इसके साथ साथ अब जो सबसे ज़्यादा सवाल है वो ये कि ख़ास तौर पे बच्चों के साथ जो मामलात ख़राब हो रहे हैं, जिसमें ड्रग एडिक्शन की तरफ वो जा रहे हैं, क्या क्या वजूहात हैं आपके ख़्याल में? एक तो अभी जैसे हम प्रोग्राम शुरू होने से कबल जब डिस्कस कर रहे थे कि ये एक फ़ैमिली के अंदर भी प्रॉब्लम है। एक तो बुलिंग वाला मसला है कि वो स्कूल कॉलेज के अंदर जो है वो उसको बुली किया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी घर के अंदर हम मुख्तलिफ़ नामों से बच्चों को बुलाते हैं। कभी किसी को मोटा कहते हैं, कभी किसी को काला कहते हैं, कभी किसी नाम से, कभी छोटू वोटू। तो ये उसकी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत इसका इम्पैक्ट होता है। मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बात की जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए और क्या क्या केसेस आपके अभी तक मुशाहिदे में आए, प्लीज़ इसका तस्करा कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है यासिर। बच्चे जो हैं डेफिनेटली, एक तो साइकेट्री नफ्सियात के हवाले से देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बचपन की जो डेवलपमेंट है, उनकी जो ग्रोथ है, वो बड़ा असरअंदाज होती है उनकी मेंटल हेल्थ पे, कि वो खुश हैं नहीं खुश हैं। अगर मेंटल हेल्थ उनकी नॉर्मल है तो एकेडमिकली भी वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा जो है आगे निकले, तरक्की करे, अच्छे स्कूल में जाए, बड़ा नाम करे, कैरियर बनाए और इंडिपेंडेंट हो, और ये एक रेस लगी हुई है जैसे, और हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि घर के एनवायरनमेंट में और स्कूल के एनवायरनमेंट में कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, कभी इंटेंशनल होती हैं, कभी अनइंटेंशनल होती हैं, जिससे बच्चों पे बड़े नेगेटिव असरात होते हैं, और वो असरात इस हद तक उनके दिमाग पे असरअंदाज हो सकते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाएं, एंजाइटी में चले जाएं, उनकी खुद एतमादी और कॉन्फिडेंस पे अफेक्ट आए, उनकी कंसंट्रेशन लेवल्स पे, वो फोकस नहीं कर सकते स्कूल पे, अपने पढ़ाई पे, और देखते देखते उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। उनको दिल नहीं चाहता स्कूल जाने का, पढ़ने का, और माँ बाप को जब ये नज़र आता है तो पहले तो वो परेशान होते हैं, डांटते हैं, गुस्सा करते हैं,
और फिर ट्राई करते हैं कि वजह मालूम करें, और फिर कई बाद जाके साइकाट्रिस्ट के पास आते हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं ये मालूम करने के लिए कि एक्चुअली हुआ क्या, कि वजह क्या थी। और पिछले 26-27 सालों से जो मैं साइकाट्री कर रहा हूँ, ये मेरे दिल के बड़ा करीब है, क्योंकि देखें जो नफ्सियात की बीमारी हैं या तो जेनेटिक्स ओरिजिन उनका होता है कि जीन्स में है और बगैर वजह के एक डीएनए में है, और वो बाद में ओरिजिन होता है उनका, बाद में आती हैं डिप्रेशन की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में। लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में बच्चों की जो है जो डेवलपमेंट है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमें कभी भी मेंटल हेल्थ प्रिवेंशन पे काम करना है कि आगे हम कम कर सकें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को अपने मुल्क में, और अच्छे बच्चे डेवलप हों जो इंटेलिजेंट हों, जो इंडिपेंडेंट हों, जो अच्छी सोचें रखते हों, जो उनके पास पर्पस हो आगे, और जो कॉन्फिडेंट हो, तो हमें उनकी मेंटल हेल्थ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। और उसके लिए स्कूल के लेवल पे एजुकेशन और घर के लेवल पे एजुकेशन दोनों बहुत ज़रूरी हैं। अब आप जो बात कर रहे थे, एक छोटी सी बात है कि घर पे अगर किसी माँ बाप, कोई बच्चा अगर थोड़ा मोटा है फॉर एग्जांपल, और उसको किसी नाम से बुलाया जा रहा है, मोटा कहा जा रहा है, तो बच्चा एक बहुत सेंसिटिव होता है। अब एक बड़े के नज़र में शायद ये छोटी बात हो कि मैंने ये मजाक में उसका नाम एक रख लिया और फिर बच्चों ने भी उसको छेड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इससे ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एक रिसेंटली मेरे पास पेशेंट आई थी एनोरेक्सिया नर्वोसा की, 13 साल की लड़की, और बात यह है कि जबकि माँ बाप ने इंटेंशनली बुली नहीं की, ठीक है, लेकिन अनइंटेंशनली कुछ ऐसे मजाक किए जिसको उसने इतना सीरियस ले लिया कि पिछले 2 सालों में वो इतनी कैलोरीज काउंट करने लगी कि मैं ये खा रही हूँ, मुझे ये नहीं खाना चाहिए, उसको फोबिया हो गया, डर बैठ गया खाने पीने से, उसको मोटा होने का डर हो गया, फियर ऑफ गेनिंग वेट, वो वॉमिटिंग करने लगी, जो खाना देखती थी उसको उल्टी आने लगती थी, और परसीव करती थी, अब मिरर में देखती थी तो उसको लगता था मैं बहुत मोटी हूँ। 64 केजी से ड्रॉप हो गए 34 किलो पे आ गई। इतना ड्रॉप आया है कि वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस उसमें आ गए, फेंटिंग अटैक शुरू हो गए कि वो उसको चक्कर आते हैं, गिर जाती है। अच्छा, उसमें ये भी होता है कि जब बच्चे इतने ज़्यादा ड्रॉप होता है ना वेट में, तो वो ब्लड सर्कुलेशन जो पहुंचती है दिमाग को, और ख़ास तौर पे ब्रेन के 4 हिस्से होते हैं, उसमें फ्रंटल जो पार्ट होता है, फ्रंटल और प्री फ्रंटल एरियाज, उसमें अगर सर्कुलेशन कम हो जाए आस्ते आस्ते और वो थोड़ी सी माइल्ड श्रिंकेज शुरू हो जाती है, तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो कि ज़रूरी होती है थिंकिंग, सोच, याददाश्त के हवाले से, वो इम्पेयर होती है, वो असरअंदाज होती है। और जब वो असरअंदाज होती है तो एकेडमिकली वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, उनको रिकॉल करने में मुश्किल होती है, जो चीज़ वो याद करना चाहते हैं वो याद नहीं कर सकते हैं। तो इसका डोमिनो इफेक्ट है कि एक चीज़ छोटी सी चीज़ से शुरू हुई, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप इश्यूज, ईटिंग डिसऑर्डर, ये सारे एरियाज, उसकी खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो गई, तो डेफिनेटली जब उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी एक बच्चे की, तो वो किस तरह से परफॉर्म करेगा? मुमकिन नहीं। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और ये बात भी मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अनइंटेंशनली ही हो रहा है, क्योंकि हम इन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं। तो मिसाल के तौर पे जैसे हम देखते हैं कि शहर में जगह जगह हमें गंदगी नज़र आती है, तो बड़ा इसके ऊपर गौर मैं आजकल कर रहा हूँ कि ये वजह क्या है। ये क्योंकि इंटेंशनली ना भी फेंकना चाहें, तो ये जो हमारा एक प्रॉब्लम है पूरी सोसाइटी के अंदर, ये तमाम चीज़ें। इसी तरह कुछ अप्रोचेस में देख रहा था कि जो हमारे लोगों की हैं उसकी वजह क्या है, सैडिज्म का शिकार हैं, क्यों इसकी तरफ इतना ज़्यादा माइल हो रहे हैं, मीडिया के ज़रिए क्या कुछ दिखाया जा रहा है, उससे क्या चीज़ कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्शन फिर हमारी सोसाइटी में नज़र आना शुरू हो गई है। तो सारा इसका एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है जिसको समझने की ज़रूरत है। यस, अब ये बताइए कि बच्चों के हवाले से जैसे बात हो रही है, क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आई हैं, और ख़ासतौर पे मेरा जो ज़्यादा इस वक्त कंसर्न है, मैं देख रहा था अनफॉर्चुनेटली अब तो ड्रामा के अंदर भी वो दिखाया जा रहा है कि वो एक ड्रामे के अंदर एक सीन कोई था, तो वो कोई बच्चा उसके अंदर, उसके हाथ में वेब था और वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, और नीचे एक साइड में बहुत छोटा सा एक लगा दिया है कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह। ये चीज़ है, इस कल्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं। जी देखिए, असल में यासर माहौल इतना चेंजेस आ गई हैं चीज़ों के अंदर
हमारे पास वालिदैन को अवेयरनेस भी नहीं है चीज़ों की। एक जो वेप है या शीशा है, इस टाइप के जितने भी ये नशे हो गए, क्योंकि हम तो सीधी अल्फाज में आपको समझा पब्लिक्स को बताना चाहेंगे कि माहौल की जो एनवायरनमेंट चल रही है ना आजकल, जिस तरीके का माहौल है, आप कॉलेजेस में चले जाएं, स्कूल में चले जाएं, यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, तो उसके अंदर ज़्यादातर देखा जाता है कि वेप यूज़ हो रहा है। अब वेप को लोग यही समझ रहे होते हैं कि भाई एक फ्लेवर है जस्ट, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो आप फील भी करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि वो एक फ्लेवर है, जस्ट कि वो ऐसा कुछ नहीं है। एक वो नॉर्मल जो नशे हैं उन्हीं की तरह ये भी एक नशा ही है। ठीक है, ये इन्वायरमेंट के साथ साथ, और फिर जो बच्चों में आजकल रुझान काफ़ी हो गया है, जैसा भी सर ने भी कहा कि नाम चेंजेस, ज़्यादातर लोगों में ये होता है कि कुछ तो प्यार में, जब घर वाले कह रहे होते हैं प्यार में कह रहे हैं जी हम, वो जो प्यार है वो बच्चे के ऊपर नेगेटिव असरात डाल रहा होता है। एक बच्चे का नाम आपने बड़ा प्यार से नाम रखा है, नाम उसका है, उस नाम को ऐसा लगता है जैसे घर वाले भी भूल गए हैं, और वो बच्चे के दिमाग के ऊपर भी वही असर है। आप देखें ज़्यादातर तरक्की जहाँ पे होती है, आप बच्चों के ऊपर ये नेगेटिव असरात आ रहे होते हैं। अब एक उसका नाम है बिलफर्ज अब्दुल रहमान नाम है, एक बड़ा प्यारा नाम है, आप उसको कोडू कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इस तरह की जो चीज़ें वो नेगेटिव असरात डालती है, और बच्चे फिर इसी चीज़ों को लेके मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप पहले तो उसे प्यार से कह रहे होते हैं घर में, जब वो घर से बाहर निकलता है वो नाम फिर घर से बाहर भी जाता है। फिर वो जो इन्वायरमेंट होता है, सारा का सारा इन्वायरमेंट बच्चे के ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है, और उसके बहुत सारे इफेक्ट्स आ भी रहे हैं। जैसे कि अभी सर ने भी कहा कि हमारे पास रिसेंटली बच्ची थी एडमिट हुई, उससे पहले ये इस तरह के केसेस हमारे पास आते रहे हैं जो मेंटली तौर पे परेशान रहे बच्चे और डिसहार्ट हो गए, और उसके बाद फिर वो हमारे पास आए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अवेयरनेस जी, असल जो चीज़ है ना नफ्सियात की, लोग ये समझते हैं कि नफ्सियात, ये मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि नफ्सियात का मतलब पागलपन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नफ्सियात में पागलपन बहुत एंड में आता है। यही चीज़ें समझाने के लिए कि आप लोग थोड़ा सा अवेयरनेस की तरफ आएँ, चीज़ों को क्लियर करें कि इस तरीके से गलत नामों से पुकारना बच्चे की मेंटल हेल्थ के ऊपर बड़ा असरअंदाज होता है। और जब वो चीज़ें असरअंदाज हो जाती हैं, फिर उसको एनालाइज करना कि वाकई इसके साथ दिमाग के साथ कोई मसला है, इसको साइकोथेरेपी की ज़रूरत है या इसे मेडिसिन की ज़रूरत है, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें करने में पता होना चाहिए इन चीज़ों का। क्योंकि इन चीज़ों की अवेयरनेस ना होने की वजह से हम उसे इग्नोर करते रहते हैं, और वो आगे चल के बड़े मसाइल में फंस जाता है। वो आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकेगा, जॉब्स वगैरह के ऊपर जाने में उससे जो तरक्की उसने करनी होगी, उन सारी चीज़ों पे इफेक्ट्स आते हैं। राइट डॉक्टर साहब, सवाल एक जहन में आता है कि ये बच्चों को जो फोर्सफुली मेमोराइजेशन की तरफ ले जाया जाता है, क्या ह्यूमन ब्रेन की ये कैपेसिटी है कि उसको फोर्सफुली कोई चीज़ उसके अंदर फीड की जाए, और अगर ऐसा होगा तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? बच्चों से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो हमें सबसे ज़्यादा नज़र आती है। प्लीज़। अच्छा सवाल है बहुत। खुद मैंने भी बचपन में रट्टे लगाए हैं जी, और किताबें पढ़ी हैं, इतना बड़े बड़े पैराग्राफ्स विदाउट मीनिंग के आपने याद करके डेफिनेशंस बता देनी है, क्योंकि आपको अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको ये याद होना चाहिए। असल चीज़ तो कॉन्सेप्ट्स हैं, और बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो चीज़ें समझ के पढ़ें। अच्छा, अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेरी एक पेशेंट आई थी, उनके बड़े प्यार से फ़ख्र से बता रही थी मेरा बेटा मैट्रिक में है, ये बेटा मेरे फर्स्ट ईयर में जाता है, और ये जो है ना डॉक्टर अल्लाह करे बनेगा, इसके रिज़ल्ट अच्छे आ जाए। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा अच्छा फ़िज़िक्स पढ़ते हो तुम बेटा? अच्छा फ़िज़िक्स, हाँ जी। अच्छा अभी तो एग्ज़ाम दिया है मैंने। तो मैंने कहा अच्छा तुम्हें वो स्पीड की डेफिनेशन याद? तो क्या नहीं, वो तो मैंने याद की थी, अब याद नहीं। मैंने कहा S=VIT + ½ AT² याद है कुछ? तो कह नहीं। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं वेलोसिटी का एक्सेलरेशन से टाइम के साथ क्या वो फॉर्मूला बनता है, मोमेंटम्स क्या होते हैं, फर्स्ट लॉ न्यूटन, सेकंड लॉ, थर्ड न्यूटन, कुछ तो उसको कोई सवाल के जवाब नहीं आ रहे थे। अच्छा वो कह रहा था कि मैंने याद तो किया था, मैं भूल गया हूँ। अच्छा मुझे बात समझ से बाहर हो रही थी। मैंने कहा यार मुझे तो कुछ चीज़ें फिजिक्स की अभी भी याद है जो मैंने सेकेंड ईयर में पढ़ी थी, और इट गोज बैक मे बी 35 ईयर्स अगो, तो मुझे याद है, तो इसको क्यों याद नहीं है? बात यह है कि जब आप शौक से पैशनेट होके एक चीज़ पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ, और आपको उसको फिर रिलेट करते हैं लाइफ के साथ, कि फिजिक्स का बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारे आसपास की ज़िंदगी से, जो कुछ हो रहा है, ठीक, तो फिर आपको याद रहती हैं चीज़ें।
और हम पढ़ते भी तो इसीलिए हैं ना कि हम ज़िंदगी अपने आप को समझ सकें, ज़िंदगी को समझ सकें और इसकी एप्लीकेशन हो लाइफ में। कैरियर अपनी जगह पे, लेकिन एक चीज़ होती है सीखना और कॉन्सेप्ट्स के साथ सीखना। हम नहीं सीख रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली आई थिंक स्कूल्स का ये काम है, अच्छे स्कूल्स का और अच्छे टीचर्स का, कि कॉन्सेप्ट्स के साथ बच्चों को सिखाए कि इसका मतलब क्या है जो मैं पढ़ा रहा हूँ और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। ये चीज़ें नहीं हैं, बिल्कुल ठीक है। और उसकी वजह से शौक पैदा नहीं होता। लेकिन शौक होता है तो फिर आगे जस्तजू होती है और सीखने की। बिल्कुल ठीक है, पैशन होना ज़रूरी है है। और इस चीज़ को डेवलप करना भी ज़रूरी है। कोई इनबिल्ट बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन उस तरफ लाना अब एक अच्छे टीचर का, इंस्टीट्यूशन का काम ये है कि बच्चों को उस तरफ माइल करें और उसके बाद फिर उसको एजुकेट करें। लेकिन देखना सबसे पहले ये होता है, सबसे पहले जो चीज़ जो कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इग्नोरेंट है, वो ये कि आपकी टेंडेंसी देखी जाती है, आपका रुझान देखा जाता है कि किस तरफ है, कौन सी चीज़ों में है, फिर उसको देखते हुए आपको फिर उसके बारे में बताया जाता है। जी डॉक्टर वेस, अब ये बताइए कि एक बड़ा सीरियस मसला बनता जा रहा है, ख़ास तौर पे ये जो बच्चे हैं हमारे आजकल, शायद जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले तस्करा किया था कि वो चीज़ों की इम्पोर्टेंस वो नहीं है शायद जो मेरे और आपके ज़माने में थी, कि पहले हम चीज़ों की बड़ी इम्पोर्टेंस हुआ करती थी कि एक चीज़ को कैसे यूज़ करना है। तो ये भी क्या आपके ख्याल में वजह है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से आजकल मिलती जा रही हैं, तो बच्चे जो है वो किसी दूसरी तरफ चल निकलें? ज़रा फरमाइए। जी बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि पहले जो चीज़ें होती थी आपको किसी चीज़ के लिए इंसिस्ट करना पड़ता था, घर वालों को कहना पड़ता था, बाज़ बच्चे रो भी रहे होते थे, चीज़ें उन चीज़ों की कदर भी बहुत होती थी। अब जो इन्वायरमेंट है कि आप एक दफ़ा कुछ कहते हैं तो वो चीज़ें आपको इजीली प्रोवाइड हो जाती है, तो इन चीज़ों का भी बड़ा इफेक्ट होता है। देखें कुछ चीज़ें आप जब हासिल करना चाहते हैं ना, तो जब आप हासिल करते हैं तो फिर उसकी एक कदर होती है, सेंस ऑफ अचीवमेंट, ठीक है ना, अचीवमेंट होती है, उसमें आपको एक खुशी भी होती है और फिर आप अपनी अचीवमेंट्स अपनी आगे वाली नस्लों को बताते हैं कि हमने ये सब कुछ किया था तो आज हम ये कर रहे हैं। और जब आपको एक चीज़ नॉर्मली मिल रही है, आपको उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है, उस चीज़ के बारे में आप कभी ना कोई अचीवमेंट्स आप कर सकेंगे और ज़्यादा आगे तरक्की की तरफ भी नहीं जा सकेंगे। तो ज़्यादातर इन्वायरमेंटल भी यही चीज़ें सारी कि हम चीज़ों का भी तालीम है ना, अक्सर हमने, मेरे पास लास्ट टाइम भी एक पेशेंट थी, उनको वो हैंग हो जाती थी, बात करते करते बिल्कुल हैंग। आप उसको प्रेस कर लें, मैं उसको प्रेस किया, सब कुछ किया, वो बिल्कुल 5 मिनट तक तो बिल्कुल हैंग, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आता था उसका। तो वो हमारे पास एडमिट हुई, हमने उसका ईईजी कराया, एमआरआई कराया, एमआरआई नॉर्मल, ईईजी नॉर्मल, ब्लड टेस्ट नॉर्मल। और जबकि वो जैसे ही नॉर्मल मुझसे बात कर रही है, डॉक्टर साहब ये इश्यूज़ हैं, और बात करते करते बिल्कुल हैंग हो जाएगी, और हैंग होने के बाद उसको कुछ नहीं पता। और जब उसकी बाद में हमने फिर वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, डॉक्टर शफीक ट्रीटमेंट कर रहे थे और हम लोग भी उसे देख रहे थे, तो जब उससे पूछा गया बिठा के, जब साइकोथेरेपी भी हुई कि बेटा वजह क्या है, ऐसा क्यों हुआ, तो बाद में पता चला कि वो बच्ची आर्ट्स लेना चाहती थी, साइंस की तरफ नहीं जाना चाहती थी। पेरेंट्स की तरफ से उसके ऊपर वो था कि नहीं बेटा तुमने मेडिकल में जाना है तो तुम साइंस लो, तो उसको ज़बरदस्ती साइंस दिलवा दी गई। और जब वो स्कूल जाती थी तो उसको एक खौफ आता था, और वो उस खौफ की वजह से वो सारी चीज़ें उसके ऊपर असरअंदाज हुई और उसने पढ़ना छोड़ दिया। कोचिंग जा रही है तो कोचिंग में किसी से बात नहीं करनी, स्कूल में, कॉलेज में, तो बिल्कुल सब कुछ ऑफ हो गया उसका। जब हमने वो सारी चीज़ें उसकी क्योर की, उसकी फैमिली से बात की, क्योंकि वो एडमिशन था हमारे पास, मेडिकेशन से भी उसको क्योर किया गया और साइकोथेरेपी से भी क्योर किया गया, तो उसके बाद वही बच्ची बिल्कुल नॉर्मल हो गई। और जब उसे कह दिया गया कि बेटा ठीक है अब आपको साइंस नहीं दिलवा रहे, आपको जो सब्जेक्ट है जो आपको पसंद है हम आपको वही दिलवाएंगे। जब बहुत सारी चीज़ें हुई तो माशाल्लाह वो बच्ची आती है, मेडिकेशन उनकी चल रही हैं, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल है, ना उसे मौफ होती, ना उसको कोई हैंगिंग होती, किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। तो बेसिक जो इश्यूज़ है ना, हम बच्चों से नहीं पूछते जी। असल में जो मसला शुरू होता है वो यहाँ से होता है कि माँ चाहती है बेटा डॉक्टर बने और बाप चाहते हैं इंजीनियर बने, वो कोई ये नहीं पूछता बेटा आप क्या चाहते हो, ऐसा ही, ठीक है। तो फिर ये सारी चीज़ें उसमें फ़र्क आता है, अचीवमेंट्स कम होती हैं और जिम्मेदारियाँ, और ये इसने ये कहा था, उसने ये कहा था, और बच्चे से नहीं पूछा जा रहा होता बेटा आप क्या चाहते हो। बिल्कुल ऐसा ही, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये टेंडेंसीज़ है हमारी सोसाइटी की, और यही बड़ा इंजस्टिस है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये सिस्टम है जो बिगाड़ पैदा हो रहा है।
बच्चों की आज बात हो रही है। अब बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर हम देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली, बड़ी अनफॉर्चुनेट है, सोसाइटी में बहुत तेज़ी से ब्रेक के लिए कह रहे हैं। तो मैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके सामने रखूँगा, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आते हैं और वापस आके इस टॉपिक को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। डॉक्टर शफीक यासीन और डॉक्टर अवैस यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू हो रही थी नफ्सियाती मसाइल के हवाले से। और डॉक्टर जो शफीक यासीन है एक बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और राइटर हैं, 2 बुक्स आपने लिखी हैं, ऑथर हैं उनके, और ह्यूमन साइकी के ऊपर बहुत ज़्यादा आपकी रिसर्च भी है और ख़ास तौर पे इस हवाले से काम भी कर रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर एक बड़े तवील अरसे तक काम करते रहे और अब पाकिस्तान में एक काम कर रहे हैं नफ्सियाती मसाइल के हवाले से। और अभी कुछ देर पहले जो मौजू ज़ेर बहस था उसमें जो बच्चों के नफ्सियाती मसाइल हैं ख़ास तौर पे इसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल जो दिमाग में आया, उसको लोग एड्रेस नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि अगर सोसाइटी में देखें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अब्यूज़ किया गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम भी अगर किसी से पूछने के लिए जाते हैं कि आपके बच्चे के साथ कहीं गॉड फॉरबिड इस तरह की अगर कोई वो हुई है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, क्या आपने सोच रखा है, इस बच्चे को जो ट्रॉमा है कैसे बाहर निकालेंगे, वो ज़ाहिर है वो डिस्कस नहीं कर पाते। हमारी सोसाइटी के अंदर आपको पता है वैसे भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो ऐसे लोग अगर आना चाहें तो क्या इन बच्चों को ठीक किया जा सकता है, उस ट्रॉमा से बाहर लाया जा सकता है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, आप समझ लें, उनके करियर पे, उनकी ग्रोथ के ऊपर एक फुल स्टॉप जो है वो लग जाता है। इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? देखिए, सिर्फ एक तो पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो है अब्यूज़ बच्चों के साथ हो रहा है। स्टैटिस्टिक हमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इतनी क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं होती। और फिर जहाँ तक अब्यूज़ का ताल्लुक है, इमोशनल अब्यूज़ है, फ़िज़िकल अब्यूज़ है, सेक्शुअल अब्यूज़ है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है। और फिर इसमें भी जो है क्रॉनिक अब्यूज़ भी हैं जो कि होते रहे हैं अरसे तक, और उसके इम्पैक्ट्स अलग होते हैं कंपेयर टू एक्यूट कि एक दफ़ा हुआ है अब्यूज़, और दूसरा ये कि इंटेंसिटी क्या थी, किस लेवल पे हुआ है। इवन बुलिंग इज़ पार्ट ऑफ अब्यूज़ जो कि स्कूल्स में होता है, बड़े रेगुलरली होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो बुली कर रहे होते हैं वो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार होते हैं, तभी बुली कर रहे होते हैं, और जो विक्टिम्स होते हैं वो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार बन जाते हैं। यहाँ पर आके जब हम देखते हैं कि अब्यूज़ इतने ज़्यादा बच्चों में हो रहे हैं, छोटे से लेवल से लेके बड़े लेवल तक, तो बात ये है कि इसको पहले तो प्रिवेंशन इज़ वन एस्पेक्ट, लेकिन एज सून एज के अंदाज़ा हो जाए कि कहीं पे अब्यूज़ है तो उसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, चाहे वो छोटा आप समझते हैं अब्यूज़ है या बड़े लेवल पे। और बात ये है कि जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है बच्चों को, और बच्चा जिस पे कॉन्फिडेंटली जिस पे रिलाई कर सकता है, वो माँ बाप होते हैं या उसका टीचर होता है सबसे ज़्यादा। तो ज़रा उससे प्यार मोहब्बत से अगर बात करें तो फिर वो थोड़ा बहुत अब्यूज़ के बारे में बताएगा। इनडायरेक्ट वे में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट नहीं तो, लेकिन उनको ज़रूर अच्छे साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास लाना चाहिए फॉर फर्दर एवेल्यूएशन, क्योंकि उनको फिर पता होता है कि किस तरह से फर्दर एवेल्यूएशन की जाए ताकि पता चले कि अब्यूज़ की एक्सटेंट क्या है, किस लेवल पे हुआ है, कितने अरसे से हो रहा है, कौन जिम्मेदार है, उसके इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं बच्चे पे, और उसको जितनी जल्दी ट्रीट किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बच्चे की मेंटल हेल्थ पे और फिज़िकल हेल्थ दोनों पे उसके असरात बहुत बहुत नेगेटिव होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी,
अब डॉक्टर वैस ये बताइए कि थोड़ा सा मैं हॉस्पिटल की तरफ इसलिए अब आ जाता हूँ कि ये बताना बार बार ज़रूरी है कि उसका जो एनवायरनमेंट है वो हमारे यहाँ जो ख्याल किया जाता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में शायद हमें इल्म नहीं है। अब आप अपना जो है यासीन जो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल है, ज़रा इस हवाले से भी बताइए कि जैसे आपने पिछली दफ़ा इसका तस्करा किया कि सबके लिए अलग अलग यूनिट्स हैं, बच्चों को किस तरह लुक आफ्टर करते हैं, या अगर कहीं पर कुछ केसेस के अंदर उनको अगर एडमिट करने की ज़रूरत है या यकीनन हुए होंगे तो कैसे लुक आफ्टर करते हैं, क्या हॉस्पिटल अरेंजमेंट्स उसके लिए किए हैं? देखिए, हमारा जो बेसिकली हॉस्पिटल है यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल, हम उसकी इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो हम एक तो सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा ख़ास इंतज़ाम होते हैं। फिर दूसरा, इस तरह के जो बच्चे होते हैं अगर वो एडमिशन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास पर्सनल रूम्स बने हुए हैं बच्चों के लिए भी, जिसके अंदर उन बच्चों को एडमिट किया जाता है और फिर उसको उनको बच्चों को उस माहौल के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। जैसे अगर उन्हें साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, मेडिकेशन की ज़रूरत है, तो उन सारी चीज़ों को देखा जाता है कि उनको दोनों चीज़ों के ऊपर रख के ट्रीट किया जाता है या साइकोथेरेपी से वो ठीक होंगे। ज़्यादातर बच्चों में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है, बच्चे रोते बहुत ज़्यादा हैं। अक्सर माँ बाप कंप्लेन कर रहे होते हैं कि बच्चा रोता बहुत है, रात में बहुत ज़्यादा रोता है या सुबह में रोना शुरू कर देता है। अक्सर नाइट स्लीप का इशू आता है बच्चों के साथ, जी रात में पूरी रात रोता है और सुबह में सो जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें, हम इनको इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं और साइकोथेरेपिस्ट भी देख रहे होते हैं। डॉक्टर तो शफीक साहब तो सीनियर कंसल्टेंट हैं, ये तो देख ही रहे हैं। तो इन सारे इन्वायरमेंट को देखा जा रहा होता है। फिर उसके साथ साथ बच्चों की गेमिंग्स के हवाले से है कि हम उनको मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटी करवा रहे होते हैं। ट्रेनर्स हमारे पास होते हैं, वो जाते हैं बच्चों के लिए स्पेशल, अगर कोई गेमिंग्स हैं, लूडो गेम्स हो गए या कोई अदर्स गेम्स हैं जो बच्चे अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको फिर वो सारी चीज़ें हम एक्टिविटीज़ के थ्रू करवाई जा रही होती हैं ताकि बच्चों के ऊपर, दिमाग के ऊपर अच्छा इम्पेक्ट पड़े, ताकि वो उन सारी इन्वायरमेंट से बाहर निकल सकें, जिस वो टेंशनों में, जिन परेशानियों में जो उनके दिमाग में चल रही होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को कवर किया जाता है। फिर इन्हीं साइकोथेरेपीज़ के ज़रिए उनसे पूछा भी जाता है कि आखिर इश्यूज़ क्या हैं, क्योंकि ज़्यादातर इश्यूज़ तभी क्रिएट होते हैं जब पेरेंट्स की तरफ से टाइम नहीं दिया जाता बच्चे को। फादर हैं वो सुबह से शाम तक ऑफिस में, मदर भी ऑफिस में, और बच्चे के पास टाइम नहीं है, दोनों के पास टाइम नहीं है बच्चे को देने के लिए, तो फिर ये इश्यूज़ आते हैं। ये जैसा कि हमने नाम के चेंजेस हैं, अब कोई प्यार में कहता था, कोई गुस्से में कहता था, वो एक नाम उसका बन गया है, वो अपना नाम भी भूल गया, अपनी पहचान ही भूल चुका है। तो उसी वजह से ये इस तरह के नेगेटिव इफेक्ट इंसान के ऊपर आ रहे होते हैं, बच्चों के ऊपर, जिस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही होती। तो यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल इन्हीं सारी चीज़ों को हम कवर कर रहे होते हैं। हम ड्रग एडिक्शन वाले जो बच्चे होते हैं हम उनको भी कवर कर रहे होते हैं। जो नशे के अंदर, हम अमराज के अंदर बच्चे जो आ जाते हैं, छोटे बच्चे भी आजकल आ रहे हैं, इवन कि स्कूल के बच्चे आइज़ और इस टाइप की चीज़ों के अंदर, नशे के अंदर आ गए हैं। वेब वगैरह, जब से ये जो ना मल्टीपल आपका जो सोशल मीडिया पे ना वो ऐप्स हैं, उसके बाद से ये चीज़ों में बहुत चेंज आया है कि वीडियोस बनानी है तो जो वो वेब यूज़ कर रहे हैं, कि उन्होंने एक एनवायरनमेंट बनाना है, तो ये इन चीज़ों का बच्चों के दिमाग पे बड़ा गहरा असर आ रहा है। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अब किसी पेशेंट के साथ जब काम करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, तो उसके साथ फिर एक कंट्रीब्यूशन होती है उसकी फैमिली की, अगर वो ना हो तो बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे दोनों की काउंसलिंग करनी पड़ती होगी यकीनन, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि जैसा भी डॉक्टर वैस ने तस्करा किया कि फैमिली ने उसको लेट गो किया गया, ठीक है जो कर रहा है करने दें, उसका इवेंचुअली फिर नतीजा निकलता है, मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आते हैं। क्या ये भी समझाना पड़ता होगा यकीनन कि ये जो पेशेंट है इसको किस तरह आपने लुक आफ्टर करना है, अगर यहाँ नहीं तो घर पे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? कुछ एक्सपीरियंसेस मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से। बहुत ही अच्छा सवाल है यासिर, क्योंकि असल में जो माँ बाप बच्चों को लेके आते हैं, कई दफ़ा वो कहते हैं कि प्रॉब्लम बच्चे का है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम प्रॉब्लम फैमिली का होता है, बच्चे का नहीं होता। और चेंज अगर आना चाहिए तो वो फैमिली डायनेमिक्स में आना चाहिए, उनकी सोच में आना चाहिए, बच्चे की परवरिश में आना चाहिए। बच्चे का कसूर इतना नहीं होता जितना ओवरऑल माँ बाप जो है जिस तरह से डील कर रहे होते हैं प्रॉब्लम को। जैसे अभी बात ओवैस नहीं की, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि आप बच्चे को टाइम दे रहे हैं, उसको अटेंशन दे रहे हैं, और टाइम भी क्या क्वालिटी टाइम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। क्या आपका दिमाग बच्चे के साथ है? क्या आप रोज़ बच्चे को इतना पूछते हैं कि बच्चा स्कूल से आता है
तो भाई आप बेटा क्या किया आपने, आप खुश थे स्कूल में, क्या प्रॉब्लम्स तो नहीं थी कोई, किसी ने आपको तंग तो नहीं किया। मतलब बच्चे के साथ अगर आप रूटीनली फ्रेंडली रहें और ओपन कम्युनिकेशन रहे बच्चे के साथ, तो ये जो हम बात थोड़े देर पहले कर रहे थे अब्यूज़ की या बुलिंग की, तो उसको आइडेंटिफाई करना भी आसान हो जाए। जी। और बच्चे के जो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, जब वो ज़िद्दी हो जाता है, किसी चीज़ से मना, मुझे स्कूल नहीं जाना, अचानक से मुझे पढ़ना नहीं है, मैं ये नहीं करना, और या तो कोई ना कोई वजह होती है कि उनमें ये चेंजेस आ रहे हैं, खुद ब खुद नहीं आए, तो उसको आइडेंटिफाई करना कि वो क्या वजूहात है। और अगर ओपन कम्युनिकेशन होगी एक अच्छी माँ बाप और बच्चे के दरमियान, तो फिर आसान हो जाएगा उनको समझना कि बच्चे की इश्यूज़ क्या हैं। तो जब एक बच्चा एक प्रॉब्लम के साथ आता है ऑलरेडी, जब इतना ज़िद्दी हो गया होता है या डिप्रेस हो गया होता है या एंजाइटी में होता है या उसको नींद नहीं आ रही होती, तो जब आप थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि या तो माँ बाप ने टाइम नहीं दिया, सिर्फ पैसे दिए हैं, या फिर ये कि माँ बाप के झगड़े इतने ज़्यादा थे या माँ बाप की सेपरेशन हो गई थी। और ज़रूरी नहीं कि सेपरेशन हो, अगर घर में झगड़े और इमोशनल इश्यूज़ इतने ज़्यादा चल रहे होते हैं, जो बच्चे सुन रहे होते हैं, माँ बाप की लड़ाइयाँ झगड़े, उसके बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं बच्चों पे, क्योंकि जाहिर है बच्चा तो माँ बाप को खुश देखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब एक बच्ची और एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। वो मेरे पास आई थी कुछ दिनों पहले। अब वो कहती है कि मैं 4 अपना नाम लेते हुए, सपोज उसका नाम रज़िया है, 4 रज़िया को जानती हूँ। एक 6 साल की थी, एक वो थी जो तकरीबन 8वीं क्लास में थी, एक वो जो मैट्रिक कर रही थी, और एक वो जो यूनिवर्सिटी में थी। बिल्कुल ठीक है। और फिर जब मैंने उसको थोड़ा सा एवेल्यूएट किया, तो वो एक्चुअली जब 6 साल की थी, तो वो टाइम वो था जब माँ बाप सेपरेट हुए थे। जी। तो वो जब भी ज़्यादा परेशान होती है और डिप्रेशन में जाती है, तो कहती है मैं उस रज़िया को जो 6 साल की थी जाके हक करती हूँ, उसकी इमेजिनेशन में। क्यों हक करती है? कि उसको कंफर्ट मिलता है उस बच्ची को याद करके कि वो तो खुश थी, मैं खुश नहीं हूँ। जब मैं उसको हक करती हूँ तो मुझे शायद थोड़ी तसल्ली मिलती है, और उसके शायद हक करने के लिए कोई और है नहीं जिसको वो हक कर सकती है, ठीक है। तो या उसको समझने वाला नहीं है कोई। तो ये एक डायनेमिक्स है, ये साइकोलॉजी है बच्चे की, जो हमें समझनी है कि बच्चे सेंसिटिव हैं, और ये क्लीन स्लेट की तरह आपको मिले हैं जब पैदा होते हैं ना, वो क्लीन स्लेट है, उसमें आप जो लिख देंगे वो उसको जो आप सिखाएंगे, जो बताएंगे, जो आप खुद आप करेंगे, वही या वो सीखेंगे। अगर आप ये करेंगे कि आप कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, आप उनको टाइम नहीं दे रहे, तो वो भी फ़ोन लेके बैठ जाएंगे, टीवी के सामने बैठ जाएंगे। एक वक्त आएगा कि वो कहेंगे मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है। तो बात वही है कि जो आप चाहते हैं कि वो सीखें, वो आपको खुद करना है। बिल्कुल ठीक है, ये आपको इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जिसका अक्सर हम शिकायत ने सुना है लोगों से, ये बच्चों का हाइपर एग्रेसिव होना, इधर इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग, क्या आप समझते हैं? क्योंकि ख्याल ये है कि बच्चे जब छोटी उम्र में होते हैं तो अमूमन एग्रेसिव होते हैं या कहीं कहीं हाइपर एग्रेसिव भी होते हैं। अब उसके लिए मैंने देखा कुछ लोग मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं उनका एग्रेशन कम करने के लिए, और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पहले ज़रूरी है कि ये हो जो रहा है, जो ये कॉज कर रहा है उसका एग्रेशन, इसकी वजह क्या है, रूट कॉज को जानना ज़रूरी है। क्या इसको आप समझते हैं कि वाकई कोई एबनॉर्मलिटी है या क्या है? इसको मैं चाहूँगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। नहीं, बहुत छोटी एज पे चले जाएं तो इट कैन बी पॉजिटिव एक्चुअली, राइट। क्योंकि होता है कि जब बच्चे डेवलप कर रहे होते हैं तो 2 तरह से डेवलप करते हैं। उनका फिजिकल बॉडी बिल्ट हो रही होती है, डेवलप हो रही होती है, दिमाग भी डेवलप हो रहा होता है। कई बच्चों को जब बच्चों को स्क्रीन, मोबाइल, स्मार्टफोन्स, डिफरेंट तरह से जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है दिमाग में, तो वो सीख रहे होते हैं। और कई बच्चों के दिमाग ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा आ जाती है दिमाग में कि फ़िज़िकल हेल्थ के कंपैरिजन में मेंटल हेल्थ ज़्यादा ग्रो कर गई। क्यूरियोसिटी है एक रीज़न, जब इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है तो क्यूरियोसिटी भी होती है। आजकल के बच्चे माशाल्लाह से इंटेलिजेंट भी ज़्यादा हैं पहले के ज़माने के बच्चों से, तो वो सीखना चाहते हैं। और सीखने का तरीका है कि वो कोई चीज़ उठा के फेंकेंगे, तोड़ेंगे, या वो इधर से उधर चीज़ें लेके यहाँ फेंकेंगे, वहाँ छुपाएंगे, वो करेंगे। और माँ बाप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये बच्चे कर क्या रहे हैं। इट्स लाइक, इज इट पार्ट ऑफ देयर क्यूरियोसिटी कि वो और सीखना चाहते हैं चीज़ें करके, और वो बच्चे आगे चल के
क्योंकि अगर 4 साल, 3 साल, 2 साल से पहले का बच्चा है, छोटा बच्चा है ना, और फिर अगर हाइपर है तो मे बी इट कैन बी पॉजिटिव। उनको करने दें जो वो करना चाहते हैं, ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट ना करें। लेकिन अगर वो 6-7 साल से बड़ा हुआ बच्चा है, क्योंकि ADHD जो डायग्नोसिस हम बनाते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उसका कट ऑफ पॉइंट 7 साल है। और कई बच्चे आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं 4 साल का, 5 साल का, क्या ये ADHD है? मैं कहता हूँ नहीं, अभी तो हम उसको डायग्नोस कर नहीं सकते। तो बात यह है कि उसकी एवेल्युएशन एक तो ज़रूरी है। क्या पता फ्रस्ट्रेशन इज माइट बी द रीज़न कि वो हाइपर हो रहा हो, और उसके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशंस हैं, इसकी वजह से एंजाइटी है और वो हाइपर एक्टिविटी की तरफ जा रहा है। लेकिन क्यूरियोसिटी और पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, तो वो तो एवेल्युएशन से पता चलता है एक्चुअली यासिर के वजह क्या है उसकी हाइपर एक्टिविटी। एग्जैक्टली, और ये करवाना ज़रूरी है, डॉक्टर के पास विजिट करना ज़रूरी है। और डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे, विजिट करेंगे, और मैं ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ इतना है कि मसाइल हर किसी के साथ हैं। यकीनन ये जो गुफ्तगू हुई है इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे मसाइल होंगे जो आप सब जिसका सामना आपको होगा। वेल, शफीक यासीन हॉस्पिटल जो है वो इधर आप आ भी सकते हैं, और नंबर्स भी स्क्रीन के ऊपर ये चलाए जा रहे हैं। अगर कोई चीज़ जानना चाहते हैं इस हवाले से, इसके ऊपर आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं और इसके ऊपर मज़ीद डिटेल आप ले सकते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट जो ड्रग एडिक्शन का शिकार हैं, और बहुत सारी उसकी कैटेगरीज़ हैं, वो इंशाल्लाह आगे चल के मज़ीद इसके ऊपर ये टॉपिक जो है इसको डिस्कस करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अवैस का, डॉक्टर शफीक यासीन साहब का, कि उन्होंने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट इसको जारी रखेंगे। देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, और ये दूसरा हिस्सा है। उमूमन बात आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर होती है, लेकिन इस सेगमेंट में आज बात करेंगे हालात हाज़रा के हवाले से। मज़ीद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं और उनसे मुल्की जो सियासी सूरत हाल है, और न सिर्फ सियासी बल्कि मुआशी सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। मज़ीद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। नासिर रियाज साहब तज्ज़ियाकार हैं, आप हमारे प्रोग्राम्स में उन्हें देखते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं बल्कि मुआशी सूरत हाल के हवाले से ख़ास तौर पे, और जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसकी भी तर्जुमानी आप करते हैं। और इस वक्त तो बराह रास्त रियल इस्टेट के शोबे से भी आपकी वाबस्तगी है। वैसे तो बहुत सारे शोबों के हवाले से आप महारत रखते हैं, IT हो या दीगर शोबे हों, लेकिन इस वक्त ये जो मामलात हैं वो ज़्यादा ज़ेर बहस आ रहे हैं, तो उससे जो जुड़े सवालात हैं जो हमें मौसूल होते हैं, आज कोशिश करेंगे उसके ऊपर गुफ्तगू करें। नासिर भाई को खुशामदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश नासिर रियाज साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। दूसरे हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, आपका जो ताल्लुक़ है वो कराची की एक सियासी जमात से है, जो माजी में एक बड़ी कराची की नुमाइंदा जमात समझी जाती थी, और आजकल जो है वो सियासत के हवाले से और बिलखुसूस शहर कराची के जो मसाइल हैं जिसमें सर फहरिस्त मरदमशुमारी है, खाना शुमारी है, उसके हवाले से ज़्यादा आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब गुलबर्दक खान साहब की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया गुलबर्दक साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नासिर भाई, गुफ्तगू का आगाज़ कुछ पहले मुआशी सूरत हाल के हवाले से किया जाए। अच्छा, जब आलमी मंजरनामे का जायज़ा लेते हैं तो पता ये चलता है कि पूरी दुनिया में इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है, इस चीज़ को यकीनी बनाया जाता है कि वहाँ कारोबार के लिए हालात साजगार हों, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो। इसके अलावा कोई किसी किस्म का नस्ली कोई वहाँ पे फसाद या तासुब वगैरह की कोई कैफियत या फ़िज़ा वहाँ पे ना हो। और अगर ये तमाम चीज़ें होंगी तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ की जो इकॉनमी है वो फ्लरिश करती है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल बड़ी पेचीदा रही है गुज़िश्ता सालों में, जहाँ पर मामला जो थे वो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा पेचीदा रहे। फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर थी, और इसके साथ साथ दीगर मामला भी। फिर उसके बाद थोड़ी हालात में बेहतरी हमने
देखी और उसके बाद जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, उस पर मज़ीद कुछ मेरा ख्याल है इजाफे की ज़रूरत नहीं है, ना पॉलिटिकल वो फ़िज़ा है, ना इसके अलावा सूरत हाल ऐसी है। नस्ली तअस्सुब और फसादात की बात है तो वो भी आपके यहाँ वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, जिसका भी एक सामने आपने अभी जड़ावाला के अंदर जो वाक़या हुआ वो देखा है। इनसे क्या नताइज निकलेंगे? और फिर ये कि अगर आपके पास सियासी इस्तेहकाम आ भी गया, अगर मान लिया जाए, तो ये मुशी इस्तेहकाम लाना कितना आसान या मुश्किल हो सकता है? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर तबसरा कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपने मदू किया। यासिर भाई, इस वक्त पोजीशन ये है कि पाकिस्तान जो है ट्रैक पे आ चुका है, मैं समझता हूँ बेहतर ट्रैक पे है, और माशी सूरत हाल भी बहुत बेहतरी की तरफ रवाना हुआ है। इस वक्त जो डिफ़ॉल्ट वगैरह की बातें कर रहे थे वो ख़त्म हो गई हैं, डिफ़ॉल्ट की। महंगाई का एक है मामलात, वो कुछ इंटरनेशनल फैक्टर भी हैं, कुछ लोकल फैक्टर भी हैं, कुछ हमारे जो आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी वजह से भी थोड़ा बहुत ये महंगाई का मामलात हो जाते हैं यहाँ पर, क्यों जो माल जाता है अनऑफिशियली जो जा रहा है, अनडॉक्यूमेंटेड काम जो हो रहा है, तो उसके लिए बहुत ही तगोदो कर रहे हैं ये लोग भी सब। मैं तो अब देख रहा हूँ सारे कि उसको सब चीज़ डॉक्यूमेंटेड करें, जिसके लिए उन्होंने कई बहुत ही ड्रास्टिक किस्म के स्टेप्स लिए हैं कि जिसकी वजह से कि ये मामलात जो हैं वो हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो। अब बात ये आती है कि इस वक्त सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान में जो गर्दिश कर रहा है वो बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ नेगेटिव खबरें फैला रहा है, लोगों का मॉरल डाउन कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हम आज भी अगर देखें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत अच्छा है। डॉलर रेट यहीं पे है जो आपका 270, 280, 290 के लगभग ही है, ठीक है, कभी अप कभी डाउन। प्रेशर तो मौजूद है ऑब्वियसली, और ये हर वक्त होता है प्रेशर, तो ये कोई इतनी बड़ी कोई मुसीबत नहीं आ गई है कि लोग इस मुल्क में जो है कोई बहुत ही माशी बुरी हालत हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जॉब्स भी कर रहे हैं, रोज़ उठते हैं, लोगों को खाने की भी चीज़ें मिल रही हैं, किसी स्टोर में कहीं कोई कमी नहीं है, पेट्रोल भी मिल रहा है उनको, हर चीज़ बिजली गैस पानी अवेलेबल है। रेट्स वगैरह ज़रूर ऊपर नीचे हुए हैं, वो भी कुछ पॉलिसीज़ माजी में कुछ अजीबोगरीब पॉलिसीज़ हुई जिसका अब जो है हम खुमियाजा भुगत रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान बहुत अच्छे ट्रैक पे जा रहा है, और ये सोशल मीडिया की नेगेटिव बातें हर वक्त, मैं आज से कुछ 6 महीने पहले जो है वो भी वो लोग यहाँ से पैसे जो बाहर भिजवा रहे थे वो उसी रेट पे कर रहे थे, बल्कि ज़्यादा रेट पे किया, अभी वो कम है रेट। आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अगर रेट देखें आज से 4 महीने 6 महीने पहले के वो ज़्यादा रेट थे, अभी कुछ कम हो गए हैं रेट उसके। अब फिर थोड़ा प्रेशर, वो चूँकि लोगों में वो एक ट्रस्ट का फुकदान हो रहा है, जो आपने बात की है ना कि ये जब तक ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को भी, सोशल मीडिया को भी, और बीइंग अ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी हम लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा कि हम अपने आसपास भी लोगों को यकीन दिलाएं कि मुल्क को कुछ नहीं हो रहा, मुल्क ठीक ठाक है। मैं कल भी काफ़ी ट्रैवलिंग मैंने की है, इंटीरियर में भी गया हूँ, सारा किसी को एहसास भी नहीं है, हर कोई अपने काम में लगा हुआ है। ये सिर्फ जो एक ख़ास तबके में बड़े शहरों में कुछ जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, डरपोक अपने आप को वो महसूस कर रहे हैं, तो वो जो है वो ये चीज़ कर रहे हैं, फैला रहे हैं बातें। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं होने का, पाकिस्तान बिल्कुल फर्स्ट क्लास है और बहुत ही मजबूत हाथों में पाकिस्तान है, और इंटेग्रिटी रहेगी इसमें। अब बाकी ये है कि कुछ ऐसे भी स्टेप्स हैं जो ये लोग लेते हैं जो हम समझते हैं वो नहीं लेना चाहिए। मिसाल तौर पे अभी जैसे रियल इस्टेट की आपने बात की है, रियल इस्टेट पूरी दुनिया में सबसे टॉप लाइन बिजनेस है, उससे रिलेटेड जो है 100 ऑफ इंडस्ट्री उससे रिलेटेड है, और पूरी इकनॉमी उसके ऊपर चलती है। इस वक्त पाकिस्तान में कुछ ऐसी पाबंदियां लगाई हैं रियल इस्टेट के ऊपर, कुछ वो ठीक है, वो चाहते हैं डॉक्यूमेंटेड हो, लेकिन उस डॉक्यूमेंटेड में उसका निशाना स्पेशली कराची ही बन गया है। अनफॉर्चुनेटली पंजाब पूरा वो 7E से आउट हो गया। इसी तरह से जो आपके आर्म फोर्सेस हैं, ब्यूरोक्रेटिक्स हैं, उन सबको उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो वो घुमा फिरा के कोयटा वालों ने भी उसका मेरे ख्याल स्टे कुछ कर लिया, तो सिर्फ ये जो है ये कराची उसका निशाना बन गया। अगर ये है तो इसको ख़त्म करो, कोई दूसरा तरीका यूज़ करें। जैसे आप जो नॉन फाइलर फाइलर कहते हैं, मैं इसकी वजह से ये इसी वजह से की है कि उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा करें। मैं आपको एक बात यहाँ पे इस साथ से बताऊँ, नॉन फाइलर क्या था? नॉन फाइलर ये था कि 6 लाख रुपए से कम जो कमाता है वो गरीब है,
कम लो प्रोफाइल है तो उसको नॉन फाइलर गिना, और 6 लाख से ऊपर जो कमाता है उसको फाइलर गिना। अब एक बंदा 1.5 करोड़ की गाड़ी लिया है या 8 करोड़ का प्लॉट खरीद है, वो कहाँ से नॉन फाइलर हो गया? ये गलत है, ये इनको खत्म कर देना चाहिए। जो भी प्रॉपर्टी खरीदे, गाड़ी खरीदे, ही हैज टू बी रजिस्टर्ड, ही हैज टू रजिस्टर्ड इन इनकम टैक्स, और उसको फाइलर होना चाहिए। तो आपका ये मामला ठीक हो जाएंगे। 7E का मामला इसीलिए प्रॉब्लम में आ रहा है। जब वो फाइलर में होगा तो 7E ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा आपका, और हर बंदा फाइलर हो उसका जो भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है। और ये इनको 7E खत्म कर देना चाहिए फौरी तौर पे, FBR को स्टेप, ताकि यहाँ पे प्रॉपर्टी का बिजनेस भी चले। अब अगर ये बात कहते हैं, मैं आपको एक, वो कहते हैं कि नहीं, प्रॉपर्टी की बजाय आप इंडस्ट्री में जाना है, कि वो प्रॉपर्टी में लोग फाइलें लेते हैं या जो भी काम करते हैं। आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आपको एक अच्छी पॉलिसी देनी पड़ेगी, ताकि सब्स्टिट्यूट तो हो। ये तो नहीं एक चीज़ को आप बंद कर दें, दूसरी मौजूद ही नहीं है। आप आज जो पूरी पाकिस्तान के जो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो जा रही है वो मिडिल ईस्ट में जा रही है, वो प्रॉपर्टी बिजनेस में जा रही है, वहाँ किसी इंडस्ट्री बिजनेस में। अगर वो प्रॉपर्टी, अगर यहाँ प्रॉपर्टी का ये नहीं खोलेंगे सिस्टम, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। तो ये पाकिस्तान में इनको पॉलिसी, ये 7E और ये चीज़ खत्म करके प्रॉपर्टी को उसी तरह फ्लोरिश करें, प्रॉपर्टी चलेगी, बाकी इंडस्ट्रीज भी चलेंगी, बाकी सब कुछ चलेगा, खुद जो है वो काम करना शुरू कर देंगे। जी हाजी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, और इंतखाबात के हवाले से ज़ाहिर है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसका इज़हार किया गया, और वो ये कि मरदमशुमारी वाला मामला हो, सही राय शुमारी होना ज़रूरी है, हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। इस मामला के हवाले से क्या पेशरफ्त अब तक हुई है, और आप क्या समझते हैं? अभी मैं देख रहा था गुज़िश्ता रोज़ भी ये खबर आई कि MKM के जो वफ़द है उसकी जो वज़ीर आज़म से मुलाकात है, तो क्या नताइज अख़ज़ कर रहे हैं, और इसका नतीजा क्या निकलने वाला है? आपके ख्याल में आप उनको कायल कर सकते हैं और मामलात ये हल किए जा सकते हैं? क्योंकि अब तो मुख्तलिफ़ ख़बरें जो मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर चल रही हैं कराची के हवाले से और हल्का बंदियों के हवाले से, क्या इसमें सदाकत है? ये फरमाइए ज़रा। शुक्रिया यासिर भाई। बात इस तरह है कि पहले भी हम लोग आपके प्रोग्रामों में और हर जगह पे जिक्र हुआ है कि मरदमशुमारी बहुत अहम इशू है इस शहर का, ख़ासकर कराची का। मरदमशुमारी का ये मिसाल भी मैंने आपको दिया पहले भी। अगर एक घर में 10 बंदे हो तो उस घर में अगर 4 बंदों के राशन हार रहे हो तो उस घर के अंदर अफर तफरी फैलेगी। उस घर में उस फैमिली में एक फाका कशी आ जाएगी। तो ये चीज़ें जब किसी घर में आ जाते हैं तो आप यूँ समझ लेना कि उस घर में फिर माहौल ठीक नहीं रहता है, बैलेंस ठीक नहीं रहता है उस घर में। तो इस शहर के साथ जानबूझ करके इसी तरह किया गया। हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई 3 करोड़ से अबव आबादी इस शहर का, आप हमें सही गिन लो, बेशक हमें 1 करोड़ लाओ, लेकिन हमें सही गिन लो, ताकि हमारे गिनना जो है वो कोटा सिस्टम के हक में, या कराची की शहरी के जो हुकूक है या सिंध की शहरी का जो हुकूक है, उनको हुकूक बिल्कुल मसावी तौर पर मिल जाए। ठीक है, ये तो गिनने का हमारा मकसद ये है, इनके पीछे ये है। दूसरी बात ये है कि हमें क्यों सही नहीं गिनने जा रहा है, क्या चक्कर है, क्या इसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या है? वो ये है कि उसने वफाक में और दुनिया में शो किया हुआ है कि कराची के अंदर जो आबादी है वो 1 करोड़ 40 लाख है, वो 3 करोड़ से ऊपर है नहीं। तो जब 1 करोड़ 40 लाख की आबादी होगा तो फिर यहाँ पर जो आपकी नौकरी है, जो आपकी जो जॉब्स है, जो आपकी जो राशन है, जो भी XYZ वगैरह, वो आपको फिर 1 करोड़ 40 लाख के हिसाब से आपको मिलेगा। जो पानी का कोटा है, जो भी चीज़ है, वो आपको इस हिसाब से मिलेगा। तो इस वजह से हम लोगों ने सबसे पहले मरदमशुमारी पे जोर दिया हुआ है कि भाई इनको आप ठीक कर दो। MKM पाकिस्तान ने जोर दिया। तो इस पर अभी इस लोगों ने अबाव करके तकरीबन गालिबन 2 करोड़ के करीब लाया गया इस मरदमशुमारी को। तो दूसरी बात ये हुआ कि हल्का बंदी का भी हम लोग यही बात करते हैं कि भाई आपने जो हल्के बनाए, अपना हल्कों में आपने अपने मनमानी के बंदों को बिठा करके उनको आप सिलेक्टेड करके इलेक्शन के ज़रिए, सिलेक्शन के ज़रिए आप उनको लाना चाहते हो, तो भाई आपने ये हल्के जो आपने बनाया हुआ ये कहाँ पर है? तो ये हम लोगों ने बिल्कुल इसको कूदा, इसको ढूंढा। जब ढूंढा तो इन्होंने कहा कि भाई 51, 52, 53 हल्के हम लोगों से गलती हुआ है। ये बिल्कुल जो हुकूमत था सूबाई, पहले उन्होंने इतराफ़ कर लिया, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। तो अभी भी वो तकरीबन 72 जो यूसीज है, वो हम लोग बोलते हैं कि भाई इसको आप कंप्लीट कर दो, ताकि कराची के नौजवानों को, कराची के बच्चों को उनके हुकूक मिले, और यहाँ पर जो रहने बसने वाले जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया है, जो वफाक को 70% सबसे टैक्स दे रहे, तो इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए
हम ये चाहते हैं कि भाई जो कराची के जो हासिल जो वारिस है, जो यहाँ पर जो बसने वाले हैं, जो वो लोग आए हैं सन 1947 से आए हुए यहाँ पर, वही फ्लैट में रह रहे, वही कार अदर मिटादर के फ्लैट में रह रहे, आज तक उसने कोई तरक्की नहीं किया है। भाई इनका भी हक बनता है। मैं एक पठान होने के नाते काश की ज़मीन यहाँ पर मेरे है, पंजाबी भाई का है, सराइकी भाई का है, सिंधी भाई का है, तो भाई हमारे जो उर्दू स्पीकिंग भाई यहाँ पर, इनकेम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ, एक फलाह की बात कर भाई, उनका भी यहाँ पर जरी जमीन। आप तो उनको पीने का पानी नहीं दे रहे हो यार, आप तो उनको गैस नहीं दे रहे हो, आपने तो उनके सर के ऊपर केसी बिठाया हुआ है, आपने तो उनके ऊपर किस्म किस्म के। अच्छा, ये जितने माफिया बेटे इनके ताल्लुक एक चेन से मिलता है, वो पिछले जो सूबाई हुकूमत था उनसे रिलेटेड ये चीजें सारी। तो इस वजह से कहते हैं कि जुल्म ना किया जाए भाई, इस शहर पर लोगों पर, इस शहर के माओ बहनों और बेटियों पर जुल्म ना किया जाए। पिछले जो दौर हुकूमत था ना, उसमें वफाक में हुकूमत में शामिल थे, एक तरफ वो भी शामिल थे, आप भी शामिल थे, उसी कैबिनेट का हिस्सा। जी 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 जी, बिल्कुल ये भी होता रहा। अच्छा आप सुनो, आप के लोग जो देखें उनको कैसे कायल करेंगे, ऐसे कायल कर देंगे, लड़ रहे हैं, ऐसे कायल सूबे के अंदर ऐसे कायल कर देंगे, ऐसे कायल कर देंगे। आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया यासिर भाई। अगर मैं हुकूमत में शामिल ना होता तो आपको तो 1,47,00,000 गिना गया, उसने स्टॉप कर दी। उन्होंने कहा कि 99% हमारी मरदमशुमारी पूरी हो गई। अगर हम हुकूमत में ना होते, अगर हम हुकूमत में ना होते तो वज़ीर आज़म से फिर 9 दफ़ा मुलाकात क्यों होता 1.5 महीने में। अगर हम हुकूमत में ना होते तो ये जो किसी का जो जुल्म है ये जो इन पर लागू होता था तो फिर इसको कौन हटाता। अगर हम हुकूमत में ना होते, अभी जो नौकरियाँ आया हुआ है इलेक्शन के दिनों में, ये नौकरियाँ देने के चक्कर में थे अपने ही लोगों को, तो हमने रुकवा दिया इसको। तो हमारी हुकूमत में हम जो हुकूमत में थे, हमने कोई मनफी काम किया ही नहीं है। हमने इस शहर की, इस मुल्क का और खासकर कराची शहर के और सिंध के फलाह और बहबूद के लिए काम किया है। तो अगर हम हुकूमत में ना होता तो फिर कौन बात करता था? फिर तो यहाँ पर जो पहले से हमारे जो बैठे हुए लोग थे वही बात करते थे हुकूमत। अगर मान लीजिए कि इलेक्शन हो जाते हैं साल 1.5 साल में, आगे जब भी कभी अगर होते हैं, तो वो जो खोई हुई पोजीशन थी, अभी सवाल ऐसा है जो यकीनन हर कोई पूछ रहा है, जहाँ हम जाते होंगे यही सवाल होता है, जो खोई हुई पोजीशन थी, जैसे मैंने इब्तदाइया में कहा कि कराची की मखसूस जमात थी जिसके पास सबसे बड़ा मैंडेट हुआ करता था, वो पोजीशन वापस हासिल कर लेंगे? उनसे बढ़कर क्या जाएगी, उनसे बढ़कर क्या जाएगी? वो यही वजह है कि हाँ, नहीं आपने बयान किए, नहीं उससे नहीं, दूसरा वजह वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले जो एमक्यूएम था, उस एमक्यूएम में हमें ये तासुर दिया गया था कि भाई इसमें सिर्फ उर्दू स्पीकिंग आ सकता है और कोई बंदा नहीं आ सकता है। ठीक है। अब जो एमक्यूएम है, अब एमक्यूएम में ये तासुर हमारी लीडरशिप ने पैदा कर दिया कि भाई इसमें पठान भी आ सकता है, इसमें सिंधी भाई भी आ सकता है, इसमें पंजाबी भी आ सकता है, इसमें देखो ना, ये तो नहीं, ये पहले ये चीजें नहीं थे। पहले हमें देखो, मैं एक पठान हूँ, मुझे अपने बड़ों ने तासुर दिया था कि एमक्यूएम वाले जो है वो ये जो मनफी चीजें थे हमें बता रहे थे, उसके पीछे उनके सियासी फायदा बहुत था। मैंने बार बार कहा कि भाई इस शहर में लोग बत्ता लेकर के हुकूमतें करता था, लोगों की सरें काट करके हुकूमतें करता था, तो हमें पता नहीं था। तो इसी तरह हमारे जो उर्दू स्पीकिंग भाई था उसको भी वर्गलाया था कि जी पठान सिंधी बलोच आपके मुतालिक ये सोचता है, क्योंकि मिलाप नहीं था हमारे और इनके, उठक बैठक नहीं था। अब जो मिल गए सब पर्दे राज हो गए कि यार हमें तो ये बता रहा था, वो कह रहा था कि हमें तो ये बता रहा था। इसमें जो सबसे बेस्ट किरदार है वो सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी का है, जिन्होंने उर्दू स्पीकिंग और पख्तून बलोच सराइकी पंजाबी सबको जो मिला दिया। अब पहले से एमक्यूएम मजबूत होगा। नहीं थी उनके आने से पहले? नहीं बिल्कुल नहीं, एमक्यूएम के अंदर था, दोस्तों को जानता हूं जिनका मुख्तलिफ कम्युनिटी से ताल्लुक है, था लेकिन कम था, क्रिश्चियन भी हैं, बिल्कुल था, बड़ी पार्टी एमक्यूएम बड़ी पार्टी था, लेकिन इतना नहीं था। अब जो आएगा यासिर भाई, अब दमादमस कलंदर होगा, पहले से मजबूत होगा, पहले से मजबूत होगा। जी ठीक है। नासिर भाई ये फरमाइए, अब इंतखाबात के हवाले से जैसा सवाल मैंने इनके सामने रखा, क्योंकि ये जो मुआशी इस्तेहकाम है ये इससे जुड़ा है लामहला, और अगर ये मामला हल हो जाएगा आम इंतखाबात का, अब तो यही जिस जगह जाते हैं हर शख्स यही सवाल कर रहा है, बल्कि आलमी ज़राए अबलाग पे भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये इंतखाबात जो हैं वो हो जाएंगे या नहीं होंगे, या मज़ीद कितनी ताख़ीर हो सकती है। तो ये जो बीच में जो एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है केयर टेकर गवर्नमेंट के आने के बाद, आप समझते हैं कि मामला ठीक कर रहेंगे, और अगर नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए क्या चैलेंजेस होंगे, क्योंकि मामला इतना आसान तो नहीं है बज़ाहिर जितना हमें नज़र आ रहा है? ज़रा फरमाइएगा। जी यासिर भाई, बात ज़रा सियासी हो जाएगी,
ज़रूरी है सियासत पे ज़रूरी बात है। करना। अब आजकल हम जिस बिजनेस हमारा बिल्कुल रिलेटेड हो गया सियासी से। देखिए अभी ये जो स्केयर्स टेकर सेटअप जो है, थोड़ा सा ये डिले तो होगा, ये 3 महीने में तो बज़ाहिर लगता नहीं, क्योंकि जो इंतखाबात के जो हल्का बंदियाँ हो रही हैं और जो लिस्टें बन रही हैं और दोबारा से मर्दमशुमारी की बातें हो रही हैं, इसका मतलब है थोड़ा सा मामला आगे जाएंगे। जी। फिर जो अभी कुछ ट्रांसफ़र्स वगैरह हो रहे हैं, ये बड़े लार्ज स्केल्स पे हो रहे हैं ट्रांसफ़र, जो आपके ब्यूरोक्रेटिक ट्रांसफ़र हैं या आपके इस्टेब्लिशमेंट के ट्रांसफ़र हैं, तो वो मुझे लग रहा है कि कुछ मेजर चेंजेस की तरफ ये रवां दवा हैं। अच्छा, जब ये पॉलिटिकल सेटअप आ जाता है जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट है, इसलिए कि पॉलिटिकल सेटअप जो, जैसे हम अगर सिंध में भी देखें तो जितना मजबूत पॉलिटिकल सेटअप एक पार्टी का रहा है यहाँ पर, उतना डिलीवर नहीं कर सके ये लोग। जो आप डिलीवर ये समझते हैं कि जो उनकी ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं कर सके, जिस तरह से एक पार्टी की फुल फ्लैज हुक्मरानी हो, वो तो उसको टोटल कंट्रोल वो उनके टोटल पास, वो तो चीफ उसको ऐसा एग्जीक्यूटिव, बनाए सारे कि महकमे। बेहतरीन ये होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई सामने। और अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें सामने आपके भी हैं, कई ऐसे कानून भी अजीब गरीब किस्म के हैं जिसमें गरीब जो है प्रॉब्लम में आ जाता है और एक मतलब डिस्क्रिमिनेटली ये सिस्टम हो जाता है। तो ये इनको तो इसको अब इम्प्रूव करने का वक्त है, और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की तरफ ये केयर टेकर सेटअप जो है वो जाएगा। इसी तरह से पंजाब में तो उन्होंने कुछ, आप देखें, डेवलपमेंट हुई है, लेकिन वो बिलखुसूस लाहौर में बहुत ज़्यादा हुई है, आसपास भी हुई है, सरगोदा है, शेखुपुरा है, ये कई शहर बहुत अच्छे बनाए उन्होंने, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि अच्छा, फिर जो बलूचिस्तान है या आपका KPK है, उसमें भी ऐसी खास डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। जिस तरह की एक 10 साल गवर्नमेंट रही, होली सोली आपकी जो पीछे गवर्नमेंट की, वो कर्जे ही बढ़ते चले गए उसमें, लेकिन जो है कोई डेवलपमेंट की तरफ नहीं आ सका। तो हम हर सूबे में देखें तो वो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आने चाहिए, जबकि फुल फ्लेज गवर्नमेंट है वो नहीं आ रही है, उनको रिजल्ट नहीं दे सक रही, वो तो इसका मतलब है उनको ज़रा पीछे हो जाना चाहिए। अगर आप रिजल्ट नहीं दे सके, ज़रूरी नहीं आप आवाम में आपकी अगर मकबूलियत किसी सूरत हो चुकी है या कोई हल्का बंदियों की वजह से आप वहाँ पर सीटें ले लेते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि आप ही आए, क्योंकि आप डिलीवर नहीं कर सके। गुज़श्ता 40 साल में यहाँ डिलीवर वो नहीं हो सका जो हो सका 10 साल में वहाँ भी डिलीवर, तो आपको ज़रा पीछे हट जाना चाहिए कि आप, और ऐसे लोगों को आना चाहिए, चाहे वो, अगर ये इस्टेब्लिशमेंट या ये लोग समझते हैं केयर टेकर सेटअप इसको अचीव कर सकता है, ये अगले 2 महीने में 3 महीने में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन अभी जो ये हफ्ते 10 दिन में काफ़ी मैंने देखा है बड़ी तेज़ी से चेंजेस हो रही हैं और बेहतर पॉजिटिव चेंजेस हैं, पाकिस्तान बेहतर रहेगा। चल इंशाल्लाह ऐसा ही हो। अजी साहब, अब ये फरमाइए कि कराची के अंदर हम देख रहे हैं कि अब जो नए मेयर हैं बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और सोशल मीडिया के ऊपर रोज़ाना नज़र आते हैं, उनके वीडियोस खबरों में नज़र आ रहे हैं। कल तो वो साइकिल मोटर के ऊपर वो घूम रहे थे, गुलिस्तानी जौहर एक गोट है इधर कराची में, तो उधर अंडरपास का जो है उन्होंने इफ्तिताह किया। तो वो कहने लगे कि वो धड़ाधड़ मंसूबों का जो है वो इफ्तिताह करेंगे, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो जो माजी में एक मेयर थे वो जो कागज़ लहरा रहे थे और कह रहे थे मैं इख्तियार मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास भी कुल वही इख्तियारात हैं, लेकिन नतीजा आपके सामने है। क्या इसके दिफा में कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, ज़रा फरमाइएगा। ये यासिर भाई एक मुहर्रे के तौर पर लाया गया इनको। ये जो अभी जो निगरान हुकूमत जो बना, अभी 3 महीने चले, 4 चले, 5 चले, जितने भी चले, तो इसमें ये जरदारी साहब भी है इस टाइम, बिलावल भुट्टो जरदारी भी है, नासिर हुसैन शाह भी है, मुराद अली शाह भी है, निसार कोड़ो साहब भी है। ये सबको बंद करके फार्मूला बनाया गया इस मेयर को बिठा करके। अच्छा, ठीक है, सबको मिक्स करके मतलब अभी हुकूमत पीपल्स पार्टी सब कुछ यही मेयर साहब है, जो मुर्तजा वहाब साहब है। अभी जो एक अभी तो कोई रहा नहीं है कि ये रहा मुर्तजा साहब रहा। अब इनके ऊपर ये जो काम कर रहे हैं, ये सिर्फ अभी वोट मांगने के लिए 15 साल की कारकर्दगी को 3 साल में रिसीव करके लोगों की दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। 15 साल की हुकूमत की कारकर्दगी इन हमारे भाई साहब से काम करवा करके कर रहे हैं। लेकिन ये कि भाई अब तो हमारे मीडिया तज्ज़िया निगार जो भी हमारे भाई है यहाँ पर इस चीज़ पे सवाल उठाए कि भाई 15 सालों में जो आपने कुछ अंडरपास नहीं किया, आपका हुकूमत था, आपका वज़ीर आला था, आपका सब कुछ था, आपका वफाक में सेनेटर थे, सेनेट में थे, सूबाई कौमी असम्बली सूबाई सारे आपके साथ, आपने क्यों उस टाइम नहीं बनाया ये चीज़ें? आप उस टाइम
इस जगह पे जो आपने नाम लिया गुलिस्तानी जोर में या कराची के अंदर जहां पर भी आप ये काम क्यों नहीं कर सकता था जो आप अभी कर रहे हो, तो वही नौकरियों वाला सवाल आ जाता है ना, वही नौकरियों वाला सवाल आ जाता है कि भाई आप पहले काम क्यों नहीं करते थे। अब आप जाओ जिस मोहल्ले में जाओ, है कि वो मौजूद होती थी MQM और मुख्तलिफ उनकी यूनियंस थी जो काम सही तरह से नहीं करने देती थी वाटर बोर्ड के अंदर और दीगर जगहों पर, जिसकी वजह से वो डिलीवर नहीं कर पाए। उनको दुरुस्त करने में इतना वक्त लग गया कि अब मामला जब ठीक हुए हैं तो नताइज आपको नज़र आना शुरू हो गए। ये उनका कहना है। मैं अक्सर उनके रहनुमाओं से जब प्रोग्राम के अंदर जब गुफ्तगू करता हूँ तो यही जवाब हमें मौसूल होता है। फरमाइए। देखिए यासिर भाई, आपको बखूबी पता है, हमें भी पता है, हम लोग पॉलिटिकल वर्कर है। ये जो है ये 15 सालों से जब कोई बंदा काम नहीं कर सके, और जो भी यहाँ पर मेयर आए, जो पहले हमारा जो मेयर था बिल्कुल उसके बाद से ही तो उनको इख्तियार दिया नहीं गया था। ऐसे भी फरमाइए, ये जो मेयर है इसके पास कुछ ज्यादा इख्तियारात हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा जो पिछले मेयर थे उनके पास इख्तियारात मैंने कहा कि सारे तो आइन में कोई तरमीम नहीं हुई है, वो पाई की हुकूमत 140A के हवाले से पीपल्स पार्टी की यासिर भाई, वो पाई की हुकूमत, सेनेटर, सूबाई हुकूमत और आजिम इनके जो हमारे जो मोहतरम भाई पीपल्स पार्टी के, सबको मिला करके ये बनाया गया हुआ है ये मेयर। ठीक है, आप यूँ समझ लो कि सबका काम ये करेंगे, सबके काम ये करेंगे। अच्छा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, जो पाकिस्तान कराची का अनफॉर्चुनेटली सेटअप ऐसा रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो रही है वो किसी और की रही है, फेडरल गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी और की थी। लेकिन जो ये जो गवर्नमेंट होता, अब वो प्रोविंशियल वाले जो थे, जैसे अगर आप PPP वाले समझ लें, वो कहते थे भाई कराची का काम तो इन्होंने ही करना है, मेयर इनका है, इन्होंने करना है। अच्छा, मुझे एतराज़ है उनसे कि पिछली दफ़ा उन्होंने ये जो कहा ना कि आखिर में आके का, आखिर में खाली लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मेरे पास इख्तियार नहीं था। अगर इख्तियार नहीं था पहले दिन इस्तीफ़ा दे देते, और पहले दिन कहते मेरे पास इख्तियार नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं मतलब मैं खुद भी बदनाम होगा, मेरी पार्टी भी बदनाम होगी, तो मैं ऐसा क्यों काम करूँ कि जो है जिसकी वजह से हो। तो वो कथा कलामी के माजरा, जैसा भी आजी साहब ने फरमाया कि वो मोर्चा खाली नहीं छोड़ा जा सकता, वो मसले का हल नहीं है, क्योंकि वहाँ रहते हुए जो चीज़ें मनवाई जा सकती हैं या एहतजाज किया जा सकता है, वो मनवाई भी नहीं ना, मनवाई भी नहीं। ये एक अलग सवाल है। आप देखें ना उस टेन्योर में आप मुझे बताइए क्या प्रोजेक्ट हुआ, क्या काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। आखिर में वो भी नहीं सकता। देखें वो भी तो ये पैसे दिए जा सकते तो उसमें तो सिर्फ मैं एतराज में मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है, दोनों पार्टियों से कोई हमदर्दी नहीं है। मैं एक इंडिपेंडेंट बात करता हूँ। मैं उनको इंटीरियर जो उनके पास है, हैदराबाद से ऊपर का इलाका, वो उनके पास था, उन्होंने भी कोई खास ऐसी डेवलपमेंट नहीं की, ठीक है, लेकिन कराची तो इनके पास था, तो कराची में तो बहुत डेवलपमेंट हो सकती थी, अंडरपास ये सारा कुछ हो सकते थे। अब अगर एक मेरा है जो उनको उसको हिमायत है और वो अगर यहाँ कर देता है तो 100 बिस्मिल्लाह, हमें तो खुशी होगी, कराची में काम हो जाता है अगर तो उसमें कोई नहीं है। लेकिन आइंदा के लिए, क्योंकि ये इनके पास गवर्नमेंट जो कराची वाले थे, इनके पास गवर्नमेंट गुज़श्ता कई सालों से थी। तो ये कराची को यही पेरिस बना देते या कुछ कर देते, ऐसा नहीं हुआ। उल्टा तो इनसे भी किया जाएगा ना, क्योंकि जैसे अभी हम देख रहे हैं, अल्लाह हम सबको माफ़ रखे, जिस तरह से हम देख रहे हैं सड़कें बन रही हैं, या यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर अभी जिस तरह से क्या हो रहा है मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। लेकिन ये अगर मुकम्मल हो गया, अगर खुदा ना करे, तो फिर इनके लिए मामला जो है वो मज़ीद पेचीदा हो जाएंगे, क्योंकि ये तो इनकी भी ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इनकी एक जिम्मेदारी थी जो पूरी कर सकते थे। लेकिन अब ये कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, वफाक का हिस्सा भी रहा है, फिर भी ये इस चीज़ के यासिर भाई, हमारे दौर के बसों को खड़ा करके अभी चलाया गया 4K, ये हमारी बसें थे, इनको खड़ा करके अभी चला दिया गया। नंबर 1, आप इनसे ये पूछो, निगार भाई, नासिर रियाज भाई भी ये पूछे कि भाई 10,242 अरब रुपया जो आप लोग लेकर के गए वो NFC अवार्ड के, उनको PFC क्यों नहीं कर रहे हो? ये पूछ लो, सिंपल सी बात है भाई, वो पैसे कहाँ गए? चलो भाई, हमारे लिए तो रुकावट आप बनते हो, आपके लिए रुकावट कौन बनते हैं? आपका तो सूबाई हुकूमत है भाई, आप तो यहाँ पर सूबे को लीड कर रहे हो, आपके सामने रुकावट कौन है? मैं तो देखो ना, मेरे क्वेश्चन के ऊपर तो ऑब्जेक्शन उठा, जिसमें अस्पतालों के बिल थे, जिसके अंदर इदारों की तनख्वाहें थी जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, और दीगर मामलात थे, उनकी अदायगियाँ भी तो हुई हैं। देखो, अब ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे पैसे आप कहते हैं कि उसका पूरे का हिसाब आप दे दिया जाए, तो इसकी रिपोर्ट, पूरी ऑडिट रिपोर्ट हर साल के अंदर शाया की जाती है, वो शायद आपकी नज़र से ना यासिर भाई देखो, यहाँ पर मेयर सैयद मुस्तफ़ा कमाल भी गुजरा इस शहर में, 300 अरब रुपये में
इस शेयर को बना दिया नहीं, वो गया। 300 अरब रुपए, आज के 300 अरब रुपए में जमीन आसमान नंबर का एक, फर्क है। नंबर पीछे थे मुशर्रफ साहब। नंबर एक मुशर्रफ साहब ने उनको जेब से नहीं दिया है कि भाईजान ये लगा लो यहाँ पर, चले वो ईमान जहाँ की और से जमीर दिया की वो। बात होता है। उनसे पहले जो मेयर साहब था उन्होंने भी काम किया हुआ है, उन्होंने भी काम किया है, उसको किसी ने जेब से नहीं लगा के दिया हुआ है। लेकिन अब उसके बाद जब आया है इनकी हुकूमत जो आया है, जो पीपी का जो हुकूमत थी सूबे के ऊपर, उसने जो हाल किया हुआ है उसके ऊपर तो आप लोग कोई बात भी नहीं करते हो। क्यों लेकिन बात अभी नहीं करते हैं? अभी तो हर अभी फोरम पे अभी सवाल कर। अभी अभी जो लोगों के हाथ में मैं झाड़ू देख रहा हूँ कि वो लोगों के घर के सामने झाड़ू लगा रहे हैं और ढक्कन लगा रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो मुझे तो हंसी आ रहा है और उस कौम पर भी हंसी आ रहा है जो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको दुआएं दे रहे हैं। नहीं, भाई झाड़ू पर- और ढक्कन तो उन्होंने कभी भी नहीं लगाए, ना वो आगे लगाए। नहीं, वो तो वो- उसकी तो अच्छी बात है कि वो क्लेम करते ही नहीं है कि ये काम हमारा है ही नहीं और ना हाँ, हमने करना लेकिन है। ये है कि अभी जो मैं जो मुर्तजा वाब साहब जो है अभी वो थोड़ा सा मैं जब देख रहा हूँ बाइक पर फिर रहे, उधर फिर रहे, उधर फिर रहे, लोगों के हम दर्जा ले रहे। भाई लोग अभी इतना ना बेवकूफ़ है, न लोग अब लोगों को शऊर आ गया, सोशल मीडिया की दौर है, हर चीज़ लम्बा बलम्बा बखबर ये तो देखना है कि एक शख्स कर रहा है और दूसरी जमात जो कराची की सबसे बड़ी जमात थी वो गायब है। उतना लोगों की दहलीज पर है, ना वो उनसे कोई नहीं, देखो ना, मुलाकात है, हमारे ऊपर ना कोई ऐसी हमारे ना कोई ऊपर राब्ता है। हमारे ऊपर जितनी अजियत आया हुआ है ना, वो अगर किसी के ऊपर आ जाए तो वो तो दिन के 10 बजे अजान देना शुरू कर देगा। हमको तो लिसानियत की बुनियाद पर लड़ाया गया, हमको तो पता नहीं किस किस बुनियाद पर लड़ाया कौन गया। सी जमात है अब जो ये बातें नहीं करती? अब तो सब सारी नहीं, जमातें सब ये नॉर्मल करती चल रहा है, सब ठीक चल रहा है यासिर भाई, सब ठीक चल रहा है। जो वायदा हमारे ओके। जमात जी साहब। आखिरी जुमला जी नासिर भाई, वक्त खत्म है। बस मैं यही कहूँगा कि जो भी है हमें मिलजुल के इसमें काम करना है, पाकिस्तान को या कराची को, स्पेशली कराची को बेहतर करने के लिए, और उसमें जो भी अपना एफर्ट दे, बहुत अच्छा एफर्ट हो उसमें, और जो भी डेवलपमेंट हो इसको ये जमातें हैं ये पॉजिटिव इसको देखें, पॉजिटिव अपोजिशन करें, उसमें कोई ख़राबी हो तो उसको फौरन पॉइंट आउट निशानदेही करें करें। और बिल्कुल उसको ठीक है, जो आगे इनकी बढ़ के जो जिम्मेदारी है है बताएं। उसको पूरा हेल्दी किया जाए। अपोजिशन आपका हक है, बिल्कुल करें और उसको पॉइंट आउट करें। आप ही पॉइंट आउट कर सकते हैं, आम बंदा तो कुछ नहीं उसमें कर सकता। तो बिस्मिल्लाह करें और पाकिस्तान कराची को बेहतर की तरफ बढ़ें। नासिर यासा, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मशकूर ममनून हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जनाब हाजी गुलवर्दा खान साहब, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और इस मुख्तसर वक्त में अच्छी गुफ्तगू रही है। मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से बहुत सारे मामला और ऐसे हैं जिसकी निशानदेही की गई है। यकीनन आने वाले वक्त में ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम पे वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। इजाज़त आपसे चाहेंगे, कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह के बाद।